नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। बीच बीच में जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज आप सभी के लिए अपलोड किए जा रहे हैं उसका भी लाभ उठा रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के ऊपर। हिंदी साहित्य में कई तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं और तैयारी करते समय सिर्फ उसको पुरस्कार के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, बल्कि देखना है कि किसी भी रचना या रचनाकार को पुरस्कार मिला क्यों है। तो इसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे और हमारा ध्यान उन तथ्यों की तरफ आकर्षित होगा। कई बार प्रश्न पत्रों को देखने से ये लगता है कि काश हम इस तथ्य को भी बहुत पहले देख लिए होते तो एक दो नंबर आगे हम हो जाते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों को पुरस्कारों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से। इसके पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि हिंदी साहित्य में कितने तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं और उनकी शुरुआत कब कब हुई थी। सबसे पहले और जो भी प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1965 से हुई थी, साहित्य अकादमी 1955, व्यास सम्मान 1991, मंगला पारितोषिक पुरस्कार 1923, देव पुरस्कार 1935। अब ये पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 1991, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जाता है। कुछ पुरस्कार इसमें हैं जो कि नियमित तौर पर हर वर्ष दिए जाते हैं। कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो कि धीरे धीरे बंद हो चुके हैं, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उनका महत्व अभी भी बना हुआ है। तो मोटे तौर पर आपने देख लिया कि हिंदी साहित्य में कुल 7 पुरस्कार दिए जाते हैं और कब कब दिए जाते हैं इनको भी देख लीजिए। और पैटर्न के दृष्टिकोण से भी आपको देखना है कि मान लीजिए पुरस्कारों का एक क्रम पूछ दिया जाए कि कौन पुरस्कार सबसे पहले दिया गया, फिर उसके बाद दिया गया, फिर उसके बाद, मतलब क्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम रचनाओं के क्रम को देखते हैं या फिर रचनाकारों के जन्म काल के आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाले के दिमाग में हर एंगल से चीजें चलती रहती हैं। तो क्यों ना आप भी उसी तरीके से सोचिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन पुरस्कार किस क्रम में हो सकता है, हमने पूरा यहाँ पर बता दिया है। अब हम विस्तार से बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के ऊपर, जो कि 1965 से दिया जाना शुरू हुआ। और ये पुरस्कार आप देखेंगे कि सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई, लेकिन लगभग 4 साल के बाद पुरस्कार देना शुरू किया गया। और पुरस्कार इसलिए दिया गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान में रखने वाली बात है कि यह पुरस्कार जीवंत साहित्यकार को दिया जाता है, मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इस पुरस्कार से संबंधित हैं और आपको अपने तरफ जोड़ने का प्रयास करेंगी। ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 से शुरू हुआ और साहित्य में लेखकों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, हर साल दिया जाता है और जीवित लेखकों को दिया जाता है। भारतीय भाषाओं में, यानी कि कुल आप देखें कि 22 भारतीय भाषाओं की बात की जाती है, संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल है, उसमें से एक जोड़ लीजिए, यानी कि कुल 23 भाषाओं में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। 1984 से इस पुरस्कार में एक टर्निंग पॉइंट आया कि लेखक के किसी एक रचना पर नहीं बल्कि समग्र साहित्य पर दिया जाने लगा। ये टर्निंग मोड है। और इस पुरस्कार की जो राशि है वो बहुत ही बेहतरीन है, 11 लाख दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पट्टिका, नगद पुरस्कार और ज्ञान और बुद्धि की हिंदू देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति, यानी उसकी एक मूर्ति या छाया इसमें शामिल है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या चीजें साहित्यकार को दी जाती हैं। पहले तो अभी जब हम जिनको भी पुरस्कार दिए गए उन पर बात करेंगे तो एक लेखक का नाम आएगा केदारनाथ सिंह।
ठीक है, उनको भी ये पुरस्कार मिला। और जब उनको पुरस्कार दिल्ली में दिया जा रहा था उस समय राशि 11 लाख थी, लेकिन जो संचालक हैं या फिर उस समय राजनाथ सिंह उस पुरस्कार में वितरण में शामिल थे, उन्होंने गलती से बोल दिया कि 33 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर केदारनाथ सिंह एकदम पूरा भौचक्के से हो गए कि रातों रात कैसे इतनी धनराशि हो गई। फिर बाद में संशोधन करते हुए कहा गया कि नहीं, 11 लाख ही है। तो कई बार इस तरीके की घटनाएं उत्तेजित भी कर देती हैं और झटका भी देती हैं। कहने का मतलब यह स्टोरी के रूप में है, बस आपको ध्यान में रखना है। अब तक हिंदी के 12 लेखकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर हम इसकी यात्रा को देखें तो यात्रा आप देख रहे हैं कि लगभग 35 साल इधर हो गया और 25 साल, तो 35 में 25 60 साल का जो भी आप देख रहे हैं कि दौर है, वो उसमें मात्र 12 हिंदी के साहित्यकारों को पुरस्कार मिला है। क्योंकि इसमें कुल 23 भाषाएं हैं, तो अगर हर साल ऐसे ऐसे देंगे तो टाइम लगता ही है। वैसे हर 4 वर्ष पर आप देखेंगे कि एक हिंदी का लेखक इस पुरस्कार में शामिल रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोटे तौर पर आप ज्ञानपीठ पुरस्कार और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित हो गए होंगे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि किसको किसको मिला हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि 12 लेखकों को मिला है, उसमें से 2 महिलाएं, यानी कि 10 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। ये भी सोचने वाली बात है। और बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन वो पहले ही हिंदी लेखिका है जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं, क्रम से बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी में सबसे पहले 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार मिला, उनकी खास रचना चिदंबरा पर। चिदंबरा जो कि काव्य संग्रह के तौर पर है और इसमें 1937 से लेकर 1957 तक की कविताओं का संकलन किया गया है। ठीक है, अगर हम क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए गया, जो कि इसके लिए पहला रहा। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर मिला। इसके बाद सन 1972 यानी कि 8वां ज्ञानपीठ रामधारी सिंह दिनकर को मिला, उनकी रचना उर्वशी पर। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1961, जो कि गीति नाट्य के तौर पर जानी जाती है। और इसकी तुलना कई बार हम कामायनी इत्यादि से भी करते हैं। और एक कल्पना नाम की पत्रिका थी जिसमें उर्वशी को लेकर कई आर्टिकल लिखे गए, इस पर विवाद भी था। श्लीलता का जो भी आरोप, आध्यात्मिकता और श्रृंगारिकता को लेकर बहुत सारी चीजें इसमें थी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से इसका विश्लेषण किया गया है उर्वशी का। तो फेमस रचना, यानी कि इसकी रचना हुई 1961 में और पुरस्कार मिलता है 1972 ईस्वी में। तो बड़ी चुनौती रही होगी कि किसको ये पुरस्कार दिया जाए। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप जानते हैं कि इनका संबंध राजनीति से भी बहुत गहरा था। खासतौर से जवाहरलाल नेहरू से काफी इनका क्लोज रिश्ता था। और इसीलिए आपने एक इनकी किताब पढ़ी होगी, संस्कृति के 4 अध्याय, जिसकी भूमिका या फिर उसमें एक जो भी निवेदन के रूप में होता है उसको जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा हुआ है। यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान आपने जरूर पढ़ा होगा। क्योंकि हम पुरस्कारों की बात कर रहे हैं और जो भी जानकारियां हैं उसको भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप हर तरीके से मजबूती से अपनी तैयारी को करते रहें। 1978 में 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी कविता संग्रह है, 1967 में प्रकाशित होता है और ये पुरस्कार 1978 में इनको दिया जाता है। तो क्रम आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अभी तक जितने भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं सब रचनाकार की रचनाओं पर आधारित है। 1982 में 18वां ज्ञानपीठ महादेवी वर्मा को मिला, यामा नामक काव्य संग्रह के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यामा में कुल 4 कविताओं का संग्रह है। वो 4 कविताएं कौन कौन सी हैं? निहार, निर्जा, रश्मि और एक और करके कविताएं 3 हैं। ठीक है, सांध्य गीत। तो इस तरीके से आप मानकर चलिए कि यामा में कुल 4 कविताओं का या फिर काव्य संग्रहों का संकलन है, जिसको कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और पहली हिंदी लेखिका या कवयित्री मैं कहूं तो पाने वाली में महादेवी वर्मा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसीलिए हमने आप सभी की सहूलियत के लिए इसको कलरफुल थोड़ा सा बनाया हुआ है, ताकि आप चीजों को याद रखें। मान लीजिए आप खूब तैयारी कर गए और सवाल आ गया कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली
पहली महिला कौन है? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि महादेवी वर्मा। वैसे अगर पहले लेखक के तौर पर पूछा जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, इन अंतरों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। 1992 ईस्वी में 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता को मिला और ये पुरस्कार उनको समग्र साहित्य पर मिला। यहीं से टर्निंग पॉइंट होता है, यानी कि 1984 के बाद समग्र साहित्य पर पुरस्कार मिलने लगा। तो नरेश मेहता की जब बारी आई तो किसी एक रचना पर यह पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि उनके समग्र साहित्य पर मिला। 1999 में 35वां ज्ञानपीठ मिला निर्मल वर्मा को इनके समग्र साहित्य पर। 2005 में 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कुंवर नारायण को और उनके समग्र साहित्य पर। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि जितने भी समय की हमने बात की, 1968 में तो बहुत लोगों के पापा लोगों का जन्म हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर अपनी पीढ़ी की बात करें या फिर जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हुए हैं, उनके होश हवास 1992 के आसपास से हम मान सकते हैं कि अभी तैयारी करने वाले विद्यार्थी 92 के आसपास में से लेकर जो भी एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं तब तक की उम्र के होंगे। तो धीरे धीरे आप जोड़िए, ऐसे भी याद करिए कि जब आपको होश आ रहा था, जैसे 2005 की बात करें तो न्यूज़पेपर इत्यादि, रेडियो में समाचार हम भी सुना करते थे, तो कई बार बताता था कि इस बार कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ मिला। तो उतनी जानकारी हमें नहीं थी कि आगे चलकर यही सब परीक्षाओं में पूछी जाएंगी, चीजें भूल गए। 2009 में और हम परिपक्व हुए, तब धीरे धीरे पता चलने लगा, यहां से इन पुरस्कारों का महत्व पता चलने लगा कि हाँ भाई, ये भी कुछ पुरस्कार होते हैं। 2009 में 45वां पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। यहां पर आप देख रहे हैं कि कंबाइंड 2 लोगों को पुरस्कार मिला है, वो भी समग्र साहित्य पर मिला है। 2013 में और भी हम लोग परिपक्व हुए तो एकदम से चीजें ध्यान में आने लगी और यहाँ तो हम एमफिल तक पहुंच चुके थे। और जिस घटना का उल्लेख हम कर रहे थे, ये एकदम सुनी सुनाई घटना है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई काल्पनिक है, एकदम रियल है। संचालक ने या फिर जो भी वहां पर वितरण करने वाले पदाधिकारी आए थे, उन्होंने गलती से 11 लाख की जगह पर 33 लाख बोल दिया था। तो ये था 2013 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को मिला समग्र साहित्य पर। 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती को उनके समग्र साहित्य पर। और यहाँ पर हमने इसको रेड कलर से बनाया हुआ है ताकि आप ध्यान में रखें कि अब तक जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में मिले थे, उसमें दूसरी महिला है कृष्णा सोबती। और अब तक का जो आखिरी, जब आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं, सन 2024 का ज्ञानपीठ 59वां ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ल को मिला उनके समग्र साहित्य पर। इसको लेकर हमने कमेटी सेक्शन में भी लगाया था, इनकी पुस्तकों के परिचयात्मक जानकारी को लेकर भी पोस्ट डाला हुआ था, आप लोगों ने इसको देखा था। बहुत सारे बच्चों ने बतलाया भी था कि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ ने तो बताया कि हमारे बगल में ही रहते हैं। तो ये चीजें हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन पुरस्कारों से हमें क्या सीखना है। एक चीज सीखना है कि तैयारी करते समय आपने सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कर लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा, वो करना भी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब आप इन लेखकों पर विशेष ध्यान देंगे। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, विनोद कुमार शुक्ल। अगर हम देखें टोटल 12 हो रहे हैं। अगर इन 12 रचनाकारों को बेहतरीन तरीके से आप तैयार करके जाते हैं, इनके हर एंगल को ध्यान में रख के जाते हैं, तो गारंटी के साथ हम कहते हैं कि कम से कम 25 क्वेश्चन परीक्षाओं में इनसे फंसेंगे, इनसे आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, पुरस्कारों को पढ़ने का एक अलग अप्रोच भी होना चाहिए। एक तो जानकारी है कि फला को फला वर्ष में फला रचना पर पुरस्कार मिला, ठीक है, और दूसरा कि इनको हमें ध्यान में रख के जाना है। तो मिस साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से दिया जा रहा है। अगर हम 2025 की बात करें तो इस पुरस्कार को दिए जाने का वर्ष लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं। अब तक 67 बार पुरस्कार दिए जा चुके हैं, यानी कि आपको 2 पीढ़ियों के साथ इसको देखना है। बहुत सारे लोगों का जन्म 1955 में हुआ होगा, वो आज हमारे माता पिता या फिर दादा की कैटेगरी में होंगे। आगे जब हमारी पीढ़ी आएगी तो उसके तरफ भी हम संकेत करेंगे, यानी कि 1990 के बाद की जो पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ी है। तो इस हिसाब से कोरिलेट करके भी हमें देखना है कि जब पुरस्कार दिए जा रहे थे तो हम इस दुनिया में कहां पर थे, ऐसे भी थोड़ा सा देखना है। तब आपको
याद करने में आनंद आएगा, अपने को जोड़ने में अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, एक नजर हम डाल लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जाने लगा और किन किन भाषाओं में दिया जाता है। जैसा कि हमने बतलाया कि सन 1955 से प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है और पुरस्कार देते समय एक ताम्रपत्र के साथ नकद राशि भी दी जाती है, यानी कि पुरस्कार राशि है, उसकी जो भी नकद राशि है 1 लाख रुपए है। इसके पहले आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार का देखा, जिसमें कि 11 लाख था, यानी कि 11 गुना ज्ञानपीठ पुरस्कार देता है। लेकिन यहाँ पर साहित्य अकादमी, क्योंकि हर साल हिंदी और भारतीय भाषाओं में जितनी भी रचनाएं हैं उसमें पुरस्कार को प्रदान करता है और इसकी जो राशि है वो 1 लाख रुपए है। यदि आप लेखक बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसी रचनाएं कीजिए जिसके कारण आपको ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी भी मिले। हालांकि इसमें भी काफी राजनीति है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की, एसोसिएट प्रोफेसरों की और प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाती है, कुछ वही पैटर्न यहाँ पर भी है। तो खैर, हम अगर जीवन ले चुके हैं तो संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद सफलता हासिल कर सकते हैं। कम से कम इस अनुराग हिंदी एकेडमी से आप सभी को सीखना पड़ेगा। कोई चीज ऐसा नहीं है जो मुमकिन ना हो। कहने का मतलब यह है कि पुरस्कार भी राजनीति से प्रभावित होकर दिए जाते हैं। फिलहाल अपने दिमाग में इन बातों को नहीं रखना है। अभी हमारा फोकस होना चाहिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जानकारी के ऊपर। तो मोटे तौर पर आपने देख लिया कि जो साहित्य अकादमी है 1955 ईस्वी से दिया जाने लगा और 1 लाख रुपए इसकी राशि है। साथ में एक ताम्रपत्र भी दिया जाता है जिसको कि कांस्य पत्र भी कहा जा सकता है। ठीक, साहित्य अकादमी आगे चलकर अनुवाद के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा, बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने लगा और युवा लेखन पुरस्कार के रूप में भी दिया जाने लगा। यानी इसकी कैटेगरी मुख्य रूप से तो साहित्य अकादमी वाली है, लेकिन अनुवाद में अगर किसी ने बेहतरीन काम किया उसको भी दिया जाने लगा। बाल साहित्य, कोई जरूरी नहीं है कि एडल्ट साहित्य ही लिखा जाए या फिर जो भी हमारा साहित्य जो साहित्य के प्रतिमानों में आता है वो लिखा जाए तभी ये पुरस्कार मिलेगा। आप बच्चों के लिए अगर किताब लिख रहे हैं तो भी इस पुरस्कार को पा सकते हैं। और युवा लेखन, यानी कि आप कम उम्र में ही कोई ऐसी रचना लिखे जो कि धूम मचा दी है, तो फिर आपको साहित्य अकादमी मिल सकता है। तो विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। तीनों पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान राशि 50,000 नियत, यानी कि जो इस कैटेगरी की हमने बात किया, इसमें जो मेन पुरस्कार है उसका आधा दिया जाता है। वर्ष 2023 के लिए संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट यानी नवीनतम पुरस्कार है। यानी जब मैं आप सभी से बात कर रहा हूं 2025 तक, तो 24 का और 25 का पुरस्कार अभी नहीं मिला है, 23 तक का मिला हुआ। इसीलिए हमने 67 पुरस्कारों की बात की है। और सन 1962 ईस्वी में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो 1962 हमारे देश के लिए एक संकट का समय था और इतिहास की अगर आप पढ़े होंगे तो सारी चीजें जानेंगे। इसलिए हो सकता है कि उस वर्ष इस पुरस्कार को नहीं दिया गया। ठीक, साहित्य अकादमी से कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। ये तथ्य आपको बहुत कम जगह दिखाई पड़ेगा, फिर भी आप देख लीजिए। अकादमी की पत्रिकाएं हैं इंडियन लिटरेचर, समकालीन भारतीय साहित्य, संस्कृत प्रतिभा और आलोक। ये 4 पत्रिकाएं साहित्य अकादमी से प्रकाशित होती हैं, जिसमें आपने अलग अलग बड़े विश्वविद्यालयों के लाइब्रेरी इत्यादि में समकालीन भारतीय साहित्य को आपने देखा होगा। ये काफी चर्चित पत्रिका है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि कुछ इंग्लिश से रिलेटेड है, कुछ संस्कृत से है। ठीक है, ये हिंदी की पत्रिका है समकालीन भारतीय साहित्य। सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि समकालीन भारतीय साहित्य कहाँ से प्रकाशित होती है या फिर किस संस्था से जुड़ी हुई। ठीक, अब हम बात करेंगे कि 70 वर्षों में जो 67 पुरस्कार दिए गए वो कौन कौन से हैं और किन किन विधाओं में। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, हम भले साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस वहां पर भी होना चाहिए कि तैयारी करते समय किन चीजों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हिंदी साहित्य गद्य और पद्य दोनों काफी विस्तृत है,
साथ में हमें व्याकरण पर भी जोर देना है, भाषा विज्ञान पर भी जोर देना है। इसके बीच आपको अगर ये जानकारी हो जाए कि पढ़ते वक्त फला लेखक रचना पर हमें ज्यादा फोकस करना है, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो चलते हैं, बात करते हैं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से शुरू होता है, तो सबसे पहला पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिणी पर दिया जाता है, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिम तरंगिणी किसकी रचना है या फिर किस विधा में। ठीक, तो यहां पर आपके लिए 4 क्वेश्चन, एक एक लाइन में 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा पुरस्कार दिया गया, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या, जो कि व्याख्या विधा के अंतर्गत है और इकलौती ऐसी विधा आप देखेंगे, तमाम आपने रचनाओं को पढ़ा होगा, लेकिन पद्मावत संजीवनी इकलौती एक रचना है जो कि व्याख्या विधा के अंतर्गत है। यानी कि पद्मावत की विस्तृत व्याख्या की है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। पद्मावत में जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुल 57 इसमें खंड है। नागमती वियोग जो है उस 30वां खंड है, और उपसंहार को मिला लेंगे तो कुल 58 खंड है। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो जब आपने पद्मावत देखा तो आपके दिमाग में तमाम चीजें गूंजना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ, हमने पद्मावत में ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ा हुआ है। ठीक, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा। अगला पुरस्कार मिला आचार्य नरेंद्र देव को, बौद्ध धर्म दर्शन, जो कि दर्शन के अंतर्गत रखा गया इसको। राहुल साकृत्यायन ने मध्य एशिया का इतिहास लिखा, जो कि इतिहास विषय के अंतर्गत है। रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार मिला संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि भारतीय संस्कृति विधा के अंतर्गत है। और जैसे ही हमने संस्कृति के 4 अध्याय की बात की, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में कौंध गया होगा। और हमने इसको रेड क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है, जितने भी रेड आप देखेंगे अब वो कॉमन है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और साहित्य अकादमी भी मिला है। ये बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि उनको 11 लाख रुपया भी मिला और 1 लाख रुपया भी मिला। शुरुआती दौर में कुछ पैसे कम थे, लेकिन अब जब वर्तमान में किसी को साहित्य अकादमी मिलता है तो 1 लाख रुपया मिल जाता है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर मिला। और एक कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, 4 अध्यायों में पूरा भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। अगला पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर, जो कि काव्य के अंतर्गत है। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया। 1962 में जो हमने बतलाया कि इस बार नहीं पुरस्कार दिया गया था, कुछ खास कारण रहे होंगे। इसके बाद अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही, जो कि जीवनी विधा में है, इस पर पुरस्कार दिया गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को आंगन के पार द्वार काव्य पर साहित्य अकादमी दिया गया और इनको ज्ञानपीठ भी मिला। ठीक है, आगे चलकर डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत, जो कि आलोचना यानी विवेचना के अंतर्गत उनका ग्रंथ है। कई बार यह सवाल पूछा जाता रहा है कि रस सिद्धांत किसने लिखा। एक होमवर्क है आप लोगों के लिए कि रस मीमांसा किसने लिखा, यह भी खूब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की रचना मुक्तिबोध पर उनको साहित्य अकादमी दिया गया, जो कि उपन्यास विधा के अंतर्गत है। अमृतलाल नागर अमृत और विष नाम से उपन्यास लिखा, जिस पर कि साहित्य अकादमी मिला। हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी मिला, दो चट्टाने नामक जो उनका काव्य है उस पर मिला। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी पर साहित्य अकादमी मिला, जो कि उनका उपन्यास रहा है। और श्रीलाल शुक्ल को कंबाइंड अमरकांत के साथ ज्ञानपीठ भी मिला था। ठीक है, जब ज्ञानपीठ में पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि सर आप तो सीरियल नंबर केवल 11 दिया हुआ है और आप 12 बता रहे हैं। बहुत ही माइनर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं लेकिन हर बार नहीं होती हैं, बहुत ही अलर्ट होकर चीजें बनाई जाती हैं। तो श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास पर मिला। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना, जो कि जीवनी विधा में लिखी गई है, उस पर साहित्य अकादमी मिला। और साहित्य निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में कब कब प्रकाशित हुई है, ये सारी चीजें जैसे यहाँ पर उच्चरित किया जा रहा है, ध्वनित किया जा रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं तो आ भी रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जो हमारे पढ़ाने की शैली को अच्छे से जानते हैं। अगला पुरस्कार नामवर सिंह को मिला कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान
आलोचना विधा की रचना है। इसी से मिलती जुलती एक और रचना है नई कविता के प्रतिमान, उसके आलोचक अलग हैं। कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए अंतरों को ध्यान में रखें। नामवर सिंह की जो आलोचनात्मक पुस्तक है उसका नाम है कविता के नए प्रतिमान। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी मिला, जो कि उनका काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध पर पुरस्कार मिला। और कई बार तो पूछ लिया जाता है कि आलोक पर्व जो निबंध है ये कब प्रकाशित हुआ था। हमने यहाँ पर प्रकाशन वर्ष नहीं लिखा है, लेकिन आप जब तैयारी कर रहे हैं तो जरूर फोकस कीजिएगा। जो भी यहाँ पर ग्रंथ है आगे कभी और इस पर हम लिख दिया करेंगे, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम नहीं लिख पाए, ठीक है। लेकिन आप कम से कम ध्यान दीजिए कि फला जो भी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाएं कब प्रकाशित हुई, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगला पुरस्कार मिला शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत है। भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला। यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात, जो उनका उपन्यास है, उस पर साहित्य अकादमी मिला। शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूं मैं नहीं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक चीज ध्यान में रखना है कि शमशेर बहादुर सिंह का सप्तक से भी संबंध रहा है। जितने एंगल से आप किसी भी लेखक को देखेंगे आपकी तैयारी उतनी महत्वपूर्ण होती जाएगी। तो कम से कम यहाँ पर रचनाओं, रचनाकारों और विधाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए, और वर्ष अगर ध्यान में रख लेते तो उससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल को पुरस्कार मिला उतना वह सूरज है काव्य के अंतर्गत। सुदामा पांडे धूमिल को पुरस्कार मिला कल सुनना मुझे काव्य पर मिला। और आप जानते हैं कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी धूमिल की कई कविताएं लगी हुई हैं। कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास पर, कई बार जिंदगी नामा इतना ही दूर बोला जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, जिंदगी नामा जिंदा रुख, जो कि उपन्यास है, उस पर साहित्य अकादमी मिला। त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन काव्य पर साहित्य अकादमी मिला। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, यह भी कई बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। हरिशंकर परसाई को उनके व्यंग्य विकलांग श्रद्धा का दौर पर पुरस्कार मिला। सर्वसर दयाल सक्सेना की कविता खूंटियों पर टंगे लोग पर साहित्य अकादमी मिला। रघुवीर सहाय की कविता या काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी मिला। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह पर, ध्यान रखना है कि अभी तक तमाम काव्य संग्रहों पर बात की जा रही थी, अभी एक पहला आप देख रहे होंगे किसी के कहानी संग्रह पर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कौवे और काला पानी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए। और निर्मल वर्मा उन साहित्यकारों में है जिनको की ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी मिला। श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी मिला। नरेश मेहता को उनके काव्य संग्रह अरण्या पर साहित्य अकादमी मिला। केदारनाथ सिंह को उनके काव्य संग्रह अकाल में सारस पर साहित्य अकादमी मिला। तमाम महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होंगी। भले आपने बहुत सारी रचनाओं को याद किया होगा, अपने दिमाग में रखा होगा, लेकिन अगर इसको नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आप केवल रचनाओं से परिचित नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी विधाओं से भी परिचित हो रहे हैं। और साथ में जो कॉमन ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिनको कि ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी मिला है, उनके बारे में भी जानकारी आपको हो रही है। अब हम लोगों का दौर शुरू होता है, यहाँ से हम लोगों का दौर शुरू हो जाता है। हो सकता है कि बेरोजगारी के दौर में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस एरा के पहले भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो अब मुझे काफी वही कहा जा सकता है कि अनलकी कहा जा सकता है। बहुत सारे मौके आए होंगे, कुछ कुछ नंबरों से रुक गया होगा उनका, ठीक है। तो हमने शुरू में ही कहा कि इसमें 2 पीढ़ियों का समायोजन है शुरुआत में। अब शुरू होता है दूसरी पीढ़ी का। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद नाम का उपन्यास लिखा। इस समय हम लोगों को होश हवास नहीं रहा होगा अभी तो। मैं अगर अपने से जोड़कर देखूं तो इसी समय जन्म भी हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूं सामने काव्य पर उनको साहित्य अकादमी मिला। गिरिजा कुमार माथुर का भी सप्तक से संबंध है। गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास ढाई घर पर यह पुरस्कार मिला। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास अर्धनारीश्वर पर साहित्य अकादमी मिला। अशोक वाजपेयी
कहीं नहीं वहीं काव्य पर पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी। कुंवर नारायण, इनका भी संबंध है सप्तक से, कोई दूसरा नहीं काव्य से, काव्य संग्रह पर इनको मिला। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला सुरेंद्र वर्मा को। लीलाधर जगूड़ी के काव्य संग्रह अनुभव के आकाश में चांद पर मिला। अरुण कमल, नए इलाके में, इनके काव्य संग्रह नए इलाके में इनको साहित्य अकादमी मिला। विनोद कुमार शुक्ल, ये वही विनोद कुमार शुक्ल हैं जिनको कि 2024 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर, ठीक है, तो इसको हम लाल करना भूल गए, आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। ऐसे ही कोरिलेट करके आपको याद करना है तो आपको आनंद आएगा। मंगलेश डबराल के काव्य संग्रह हम जो देखते हैं पर साहित्य अकादमी मिला। अलका सरावगी के उपन्यास कली कथा वाया बाईपास पर साहित्य अकादमी मिला। राजेश जोशी के काव्य संग्रह दो पंक्तियों के बीच पर साहित्य अकादमी मिला। कमलेश्वर के उपन्यास कितने पाकिस्तान पर साहित्य अकादमी मिला। वीरेन डंगवाल, दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी मिला, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है। मनोहर श्याम जोशी कयाप नामक उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी मिला। अब हमारे बीए का दौर शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मुझे याद आता है कि जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था बीएचयू में, तो हमारे एक प्रोफेसर ज्ञानेंद्र पति के बारे में चर्चा कर रहे थे और वो बता रहे थे कि उनको इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो उतना मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था कि इनको सिलेबस का चीज पढ़ाना चाहिए, तो पता नहीं कहां से पुरस्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता था कि आगे चलकर यही सभी हमारे भाग्य को निर्धारित करेंगे, एक एक प्रश्न के रूप में आएंगे। तो ज्ञानेंद्र पति अभी भी बीएचयू इत्यादि जाते रहते हैं और उस जमाने में तो और जाते रहे होंगे। 2006 में इनको ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी मिला और यहां से फिर हम ध्यान देना शुरू कर दिए कि हर साल 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला। फिर गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास पर मिला। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य पर साहित्य अकादमी मिला, ठीक है। अब हम एकदम से परिपक्व हो गए थे, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जब हम बोल रहे हैं तो आप सभी इसमें भी आ जा रहे हैं, ध्यान देना शुरू कर दिए कि किस साल किसको पुरस्कार दिया जा रहा है। काफी अलर्ट थे। 1955 से लेकर 2000 तक उतना हम लोगों की याददाश्त नहीं थी, लेकिन बाद में जैसे 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 बढ़ते गए और हिंदी को अपने कैरियर के रूप में रखना शुरू किए, तब से थोड़ा ध्यान देना शुरू किए। अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी थी जेएनयू तक, ठीक है। वैसे तो 2009 में ही हम पहुंच गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान देना शुरू कर दिए कि कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, वैसे हम लोग हस्ताक्षर कागजों पर करते हैं, डिजिटल मोड में भी है, लेकिन हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह किसका है? कैलाश वाजपेयी का। उदय प्रकाश की कहानी, आप देख रहे हैं कि निर्मल वर्मा के बाद ये दूसरी ऐसी रचना है कहानी जिसको कि साहित्य अकादमी मिला। उदय प्रकाश मोहनदास पर साहित्य अकादमी मिला। काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी मिला। और बड़े संयोग की बात है कि ऊपर हमने नामवर सिंह के बारे में भी देखा, यानी कि दो बंधुओं को पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत ही लक की बात है कि एक ही परिवार के दो लोगों को साहित्य अकादमी मिला होगा, ये भी रिकॉर्ड है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि 2011 में काशीनाथ सिंह के उपन्यास रेहन पर रघु उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला, ठीक। चंद्रकांत देवताले को एक काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं पर साहित्य अकादमी मिला। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन पर उनको साहित्य अकादमी मिला। रमेश चंद्र शाह के उपन्यास विनायक पर साहित्य अकादमी मिला। रामदरस मिश्र के काव्य संग्रह आग की हंसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और संयोग की बात यह है कि रामदरस मिश्र शतक लगा चुके हैं, 100 से ऊपर हो चुके हैं, और तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहां पर बौद्धिक खदान मानी जाती है, वहां पर इनके जीवन के ऊपर कार्यक्रम हो रहे हैं। और संयोग की बात है कि एक रिफ्रेशर कोर्स मैं भी कर रहा था, तो वहां पर रामदरस मिश्र के वक्तव्यों को सुनने का मौका मिला। काफी अच्छा उन्होंने, जिसके पास
एक सदी का अनुभव हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? बस इतना ही याद किया जा सकता है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आग की हंसी पर। नाशिरा शर्मा के उपन्यास पारिजात पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रमेश कुंतल मेघ की समालोचना विश्व पाठक सरित सागर पर साहित्य अकादमी मिला। चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला, जो कि आप जानते हैं कि ट्रांसजेंडर पर आधारित एक उपन्यास है। ठीक है, जो लोग ट्रांसजेंडर पर काम कर रहे होंगे वो इसको जरूर पढ़े होंगे। नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को कविता पर साहित्य अकादमी मिला। अनामिका की कविता टोकरी में दिगंत पर इनको साहित्य अकादमी मिला। दया प्रकाश सिन्हा के नाटक सम्राट अशोक पर इनको साहित्य अकादमी मिला। आप देख रहे हैं कि इकलौता ऐसा लग रहा है नाटक जिसको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ। तो विधाओं को भी आपको ध्यान में रखना है। बद्री नारायण के कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द पर साहित्य अकादमी मिला। ये वही बद्री नारायण है जो कि सोशल मीडिया पर कई बार चर्चा में भी रहते हैं और एनएफएस इत्यादि में इनका बड़ा नाम आया हुआ था, वही बद्री नारायण है। ठीक है ना, तो ये लोग कविता भी लिखते हैं और उस पर पुरस्कार भी मिल जाता है। तो इस चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। संजीव कुमार के उपन्यास मुझे पहचानो पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अकादमी पुरस्कारों को लेकर चर्चा की थी, उसमें जो हाल फिलहाल में जो नवीनतम पुरस्कार मिला था 2024 में गगन गिल की रचना मैं जब तक आई बाहर, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत है, इसको मिला हुआ था। तो आप सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार में इसको जोड़ लेंगे। 1991 से ये पुरस्कार दिया जाने लगा। के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से पुरस्कार मिलता है। इसकी राशि कुल 4 लाख रुपए है और रचनाओं का चयन किया जाता है। ऐसी रचना जो पिछले 10 वर्षों में काफी अच्छा पाठकों के बीच में अपना प्रभाव छोड़ी हो, उसी को चयनित किया जाता है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, यानी अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप अपनी रचनाओं के माध्यम से इन पुरस्कारों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। व्यास सम्मान वैसे तो लग रहा है कि वेद व्यास से जुड़ा हुआ सम्मान है। ठीक है, व्याकरण के दृष्टिकोण से आप सभी को शुरू में ही एक होमवर्क यहाँ पर हम देकर आगे बढ़ना चाहेंगे कि व्यास का विलोम क्या होता है। व्यास का विलोम क्या है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। व्यास का मतलब बहुत विस्तृत और इसका एक विलोम होता है जो कि हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा माथापच्ची कीजिए। अब चलते हैं, हम विस्तार से बात करते हैं कि व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई। बिरला फाउंडेशन इसको देना शुरू किया। 4 लाख रुपए मिलते हैं और 10 वर्षों में जो भी बेहतरीन पुस्तकें हैं उन्हीं को सूचीबद्ध किया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है 1991 में, जो पहला पुरस्कार मिलता है वो रामविलास शर्मा की रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पर मिलता है, जो कि भाषा विज्ञान विधा के अंतर्गत शामिल है। तो देख रहे हैं कि यह पुरस्कार भाषाओं के विकास को लेकर, खासतौर से हिंदी भाषा को लेकर रामविलास शर्मा ने काफी काम किया हुआ है। इनकी एक पुस्तक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाषा और समाज। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जेएनयू में एमए के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है और भी आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें रामविलास शर्मा ने हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं बल्कि समानांतर रूप में जो जनपदीय बोलियां थी उस समय चल रही थी उनसे माना हुआ है। आमतौर पर हमें यही पढ़ाया जाता है कि हिंदी की जननी संस्कृत है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, लेकिन बीच में समानांतर तरीके से और कई भाषाओं का विकास हुआ था और अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी का विकास माना जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रामविलास शर्मा ने एक पुस्तक लिखी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इसको सन 1991 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था। 1992 में शिव प्रसाद सिंह की रचना नीला चांद पर यह पुरस्कार मिला, जो कि एक उपन्यास है। आपने इसके पहले भी देखा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में भी शिव प्रसाद सिंह को रखा गया था और यही रचना थी। 1993 में गिरिजा कुमार माथुर के काव्य मैं वक्त के हूं सामने पर व्यास सम्मान मिला था। गिरिजा कुमार माथुर आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसी भी सप्तक से इनका
कहीं न कहीं संबंध है। धर्मवीर भारती को चौथा व्यास सम्मान मिला, उनके काव्य सपना अभी भी। धर्मवीर भारती का संबंध भी सप्तक से जुड़ा हुआ है। ये सभी चीजें इसलिए हम जोर देकर आप सभी के सामने रख रहे हैं कि आपकी तैयारी अगर आखिरी चरण में चल रही हो, तमाम प्रैक्टिस सेट आपने कर लिए हो, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस और सतर्कता आपको स्कोर करने में बढ़त दिला सकती है। इसीलिए हम कोरिलेट करके हमेशा बताने का प्रयास करते हैं। जब आप रिवीजन करने जाएं तो भी इन महत्वपूर्ण रचनाकारों और रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखें, विधाओं को भी ध्यान में रखें। तो धर्मवीर भारती जो कि सप्तक से जुड़े हुए हैं, कई विधाओं में इन्होंने काम किया हुआ है। इनको इनके काव्य संग्रह सपना अभी भी पर व्यास सम्मान मिला हुआ है। कुंवर नारायण जिनके काव्य आत्मजयी पर व्यास सम्मान मिला, कुंवर नारायण का भी संबंध किसी न किसी सप्तक से जुड़ा हुआ है। 1996 ईस्वी में राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पर व्यास सम्मान मिला। और आप देख रहे हैं कि इतिहास ग्रंथ तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन पुरस्कृत कोई इतिहास ग्रंथ है तो वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी समय मिले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ को आप जरूर पढ़िए। उसमें कई पूर्ववर्ती इतिहासकारों की समीक्षा की गई है और फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने भी विचारों को अभिव्यक्त किया है। 1997 में केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं पर व्यास सम्मान मिला। केदारनाथ सिंह आप देख रहे हैं कि उन तमाम लेखकों में है जिनको कि ज्ञानपीठ भी मिला, साहित्य अकादमी भी मिला और व्यास सम्मान भी मिला। यानी कि केदारनाथ सिंह रिवीजन के तौर पर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कवि लेखक के तौर पर आपके सामने है। और एक चीज जोड़ दें तो इनका भी संबंध किसी न किसी सप्तक से जुड़ा हुआ है। गोविंद मिश्र को 1998 में व्यास सम्मान मिला, उनके उपन्यास 5 आंगनों वाला घर। तो विधाओं को भी ध्यान में रखिए। 5 आंगनों वाला घर यानी कि आप देखेंगे कि एक ही घर में 5 आंगन बने हुए हैं, और अगर 5 आंगनों वाला घर आपने देखा होगा तो उस कंडीशन को आप आराम से समझ पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके का ये उपन्यास है। 1999 में श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर का संत पर व्यास सम्मान मिला। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी पर उनको खास पुरस्कार मिला हुआ था। श्रीलाल शुक्ल भी उन साहित्यकारों में है जिनको कि ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान मिला हुआ है। गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास पहला गिरमिटिया पर व्यास सम्मान मिला। और पहला गिरमिटिया आप देखेंगे कि जो हम प्रवासी भारतीयों के बारे में पढ़ते हैं उसी को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है। प्रवासी साहित्य के अंतर्गत आप रख सकते हैं। सन 2001 में रमेश चंद्र शाह के आलोचना ग्रंथ आलोचना का पक्ष पर व्यास सम्मान दिया गया। कैलाश वाजपेयी को सन 2002 ईस्वी में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य पर व्यास सम्मान मिला। चित्रा मुदगल के उपन्यास आवा पर 2003 में उनको व्यास सम्मान दिया गया। और जितनी भी रचनाओं का हम नाम ले रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने हल किया होगा तो ये रचनाएं कहीं न कहीं आपको मिली होंगी। चाहे यूजीसी नेट की बात करें, यूपीटीजीटी पीजीटी की बात करें, यूपीजीआईसी की बात करें, डीएसएसबी, कोई भी प्रवक्ता परीक्षा हो, आप अपने अपने राज्यों से उसको जोड़कर देख सकते हैं। और वैसे भी यूजीसी नेट में सन 2000 ईस्वी तक की रचनाओं को माना गया कि आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो 2000 तक तो बिल्कुल आप ध्यान में रखें, आगे रखेंगे तो आगे भी काम में आएगा। सन 2004 ईस्वी में मृदुला गर्ग के उपन्यास कठगुलाब पर व्यास सम्मान दिया गया। सन 2005 में चंद्रकांता के उपन्यास कथा सतीसर पर व्यास सम्मान दिया गया। आप देख रहे हैं कि महिलाओं को भी खुलकर यह सम्मान दिया गया है। और उस समय महिलाओं का हिंदी में लेखन क्षेत्र में काफी योगदान शुरू हो गया था। शुरुआत में तो आप महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी इत्यादि को ही देख रहे थे, लेकिन हिंदी साहित्य में और विमर्शों के दायरे में अगर अपने को देखें तो 1990 का जो दौर है वो काफी टर्निंग पॉइंट रहा है। उसमें विमर्श की शुरुआत हो गई थी, अलग अलग विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, तमाम विमर्श धीरे धीरे साहित्य के केंद्र में आने लगे थे और आलोचना का प्रतिमान भी बदल रहा था।
तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सन 2006 में परमानंद श्रीवास्तव की आलोचना कविता का अर्थात पे इनको व्यास सम्मान दिया गया। कृष्णा सोपती के उपन्यास समय सरगम पर सन 2007 में व्यास सम्मान मिला। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी पर सन 2008 में व्यास सम्मान मिला है। और आपको याद आ गया होगा कि एक कहानी यह भी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। मान लीजिए आपने एक कहानी यह भी के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, अचानक ये सवाल आ गया कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई एक आत्मकथा है जिसको कि व्यास सम्मान मिला हुआ है, वो आत्मकथा कौन सी है? एक कहानी यह भी। तो मन्नू भंडारी का बिल्कुल ध्यान में रखिए। सन 2009 ईस्वी में अमरकांत के उपन्यास इन्हीं हथियारों से पर व्यास सम्मान मिला। अमरकांत भी उन रचनाकारों में है जिनको कि सर्वोच्च ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। इस दृष्टिकोण से एक परीक्षार्थी के तौर पर रिवीजन करते हुए आप जरूर इन लेखकों, साहित्यकारों को ध्यान में रखिए। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के काव्य फिर भी कुछ शेष रह जाएगा पर व्यास सम्मान मिला। यह शीर्षक क्या कह रहा है? बहुत कुछ कह रहा है कि कितना भी आप कोशिश करेंगे, आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल लाइन के तौर पर है कि फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। विद्यार्थी कहते हैं, अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था तो विद्यार्थी लिख रहे थे कि पढ़ते पढ़ते एकदम से जोर हो गया है, अब डीमोटिवेट हो रहे हैं, एग्जाम हो नहीं रहा है, कहीं से कुछ पक्की खबर नहीं आ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हर दौर की कहानी है। फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भी शेष रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप कवर कर पाएंगे। हम भी जो आपको बता रहे हैं वो बस आपकी संपूर्णता के लिए ही बतला रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजें शेष रह जाए, चीजें कभी पूरी नहीं होती हैं। तो इसको आप इस रचना को ध्यान में रखिए कि एक कविता है और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने इसको लिखा। सन 2010 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2011 में रामदर्श मिश्र के काव्य आम के पत्ते पर व्यास सम्मान मिला। ये वही रामदर्श मिश्र हैं जब हम साहित्य अकादमी पुरस्कार पर चर्चा करते हुए बतलाया था कि इन्होंने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उसमें था आग की हंसी, यहाँ पर है आम के पत्ते। कुछ इनके जो ग्रंथों के नाम है आप देखेंगे कि लोक से जुड़े हुए हैं। ठीक, नरेंद्र कोहली को सन 2012 ईस्वी में ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला है। और ये दौर आ चुका है जब एज ए विद्यार्थी के तौर पर हम एमए के विद्यार्थी हुआ करते थे, ये वो दौर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दौर के जितने भी विद्यार्थी होंगे या फिर बाद में भी 2-4 साल बाद आए होंगे, तो कम से कम उनके अंदर एक चेतना आ गई होगी कि ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सब सम्मान होते क्या हैं, किसको मिल रहे हैं। अखबारों में तुरंत आ जाता है, समाचार पत्रों में भी आ जाता है, और जो भी आकाशवाणी और टेलीविजन है उसमें भी। ठीक है, तो यही सभी चीजें हैं जो कि आगे चलकर हमें प्रश्नों के तौर पर परेशान करने लगती हैं कि किसको पुरस्कार मिला, उसकी रचना का नाम क्या है, वो रचना किस विधा में है। इसीलिए हम पैरेलल विधाओं का नाम भी आपको बतला रहे हैं। सन 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को उनके संस्मरण ब्योमकेश दरवेश पर व्यास सम्मान मिला था। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये रचना खूब पूछी जाती रही। विश्वनाथ त्रिपाठी ऐसे साहित्यकार, जब आप शुरुआती कक्षाओं में खासतौर से बीए और एमए में जाते हैं तो उन्हीं के इतिहास ग्रंथ से अपनी समझ बनाते हैं। जी हाँ, उस इतिहास ग्रंथ का मैं नाम लेना चाहता हूं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। वही विश्वनाथ त्रिपाठी हैं जिनके संस्मरण ब्योमकेश दरवेश पर उनको व्यास सम्मान मिला हुआ था। कमल किशोर गोयनका की आलोचनात्मक पुस्तक प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। कमल किशोर गोयनका अपने को स्वघोषित प्रेमचंद विशेषज्ञ के तौर पर मानते थे। हालांकि प्रेमचंद पर रामविलास शर्मा ने लिखा, नामवर सिंह ने लिखा, कमल किशोर गोयनका ने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने। साहित्य अकादमी से कई इनकी पुस्तकें प्रेमचंद पर आधारित निकली हुई हैं, और हाल फिलहाल में वीर भारत तलवार ने भी काफी काम किया। जब हम प्रेमचंद स्पेशल पत्र एमए के दिनों में पढ़ा करते थे तो वीर भारत तलवार अक्सर कमल किशोर गोयनका की चर्चा करते थे। हालांकि प्रेमचंद विशेषज्ञ कहने पर वो आपत्ति भी जताते थे कि प्रेमचंद किसी एक लेखक के या आलोचक के नहीं हो सकते, सबके हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन
आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि आखिरकार प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी हैं और किस काल में क्या लिखी हैं। उसका काल क्रमानुसार अध्ययन करना भी एक शोधार्थी का लक्षण हो सकता है। कमल किशोर गोयनका उसी टाइप से थे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के सामने हमारे द्वारा लिखी गई हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ संकलन प्रस्तुत हुआ है। उम्मीद है कि आप उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, अब उसको आप देखेंगे, उसमें भी बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से प्रश्नों का संकलन किया गया है। अगर एक बार आप उसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी इतिहास ग्रंथ को समझने की एक दृष्टि आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने लिखा है और मैं कहूं तो पूरा पसीना आप लोगों के लिए बहाया हुआ है। तो कमल किशोर गोयनका उन शोधार्थियों के लिए प्रेरक हो सकते हैं जो एकदम से उसमें घुल मिल कर शोध करना चाहते हैं। हालांकि शोध की स्थिति वर्तमान समय में बहुत ही चिंताजनक है। अगली जो रचनाकार है उनका नाम है सुनीता जैन, जिनको कि 2015 का 25वां व्यास सम्मान मिला उनकी रचना क्षमा पर, जो कि काव्य के अंतर्गत है। क्षमा, क्षमा एक क्या है? भाव है, मनोविकार भाव में इसको रख सकते हैं। 2016 में सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। सुरेंद्र वर्मा भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, चाहे नाटक के तौर पर देखें, उपन्यास के तौर पर देखें या फिर महत्वपूर्ण है। इनको आप रिवीजन के तौर पर ध्यान में रखेंगे। 2017 में ममता कालिया के उपन्यास दुखम सुखम पर इनको व्यास सम्मान मिला। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये रचना भी खूब पूछी जाती है। यहां तक कि मुझे याद है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। जब 2016-17 में एक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। ठीक है, 2018 में लीलाधर जगूड़ी के उपन्यास जितने लोग उतने प्रेम पर व्यास सम्मान मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका नाम है, आप देख रहे हैं लिखा गया जितने लोग उतने प्रेम, यानी प्रेम को किसी एक स्वरूप में बांधकर आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो लीलाधर जगूड़ी का ये उपन्यास है। 2019 में नासिरा शर्मा के उपन्यास कागज की नाव पर व्यास सम्मान मिला। नाव भी किस चीज की है? तो कागज की। ठीक है, तो कागज की नाव, नासिरा शर्मा। 2020 में 30वां व्यास सम्मान दिया गया शरद पगारे के उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। 2021 में असगर वजाहत के नाटक महाबली पर उनको व्यास सम्मान दिया गया। ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 में उपन्यास पागल खाना पर व्यास सम्मान मिला। पुष्पा भारती के संस्मरण यादें पर इनको व्यास सम्मान मिला, जो कि 33वां व्यास सम्मान है, 2023 में मिला हुआ था। पुष्पा भारती का संबंध एक खास साहित्यकार से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को पता भी होगा। और 2024 में 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी विधा की ये रचना। और आप देख रहे हैं कि कौन देश को वासी, ये पंक्ति कहां से ली गई है? अगर आप थोड़ा बहुत भ्रमर गीत याद किए होंगे तो गोपियां उद्धव से इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि आप किस देश के निवासी हैं, कि योग निर्गुण इस सब की बात कर रहे हैं, हमारा तो मन कृष्ण में ही लगता है, इस टाइप से। तो कहने का मतलब है कि जो लेखक होते हैं वो कहीं न कहीं से अपने शीर्षकों को प्रेरित होकर चुनते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पुरस्कारों की श्रृंखला में व्यास सम्मान पर चर्चा की और जो भी त्रुटियां रही उनके बारे में, साहित्य अकादमी में जो भी त्रुटियां थी उसको भी हमने बतला दिया। तो इसलिए मन लगाकर आप पढ़िए। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि फॉन्ट इत्यादि छोटा है, तो जो आवाज उससे कोरिलेट कर जरूर देखिए। कई बार सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती यही है कि जो मैटर को तैयार करता है वही मैटर को प्रेजेंट भी करता है। तो विश्वसनीय और प्रामाणिक चीजें यहाँ पर हम देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।